नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका तो नहीं, तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुमने मुझसे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह न तुमसे छिपा है न मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वो प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं प्यार नहीं करना चाहती थी। मैं परसों इनकार कर दिया था। इतना रोई थी, खींची थी। बाद में मैंने सोचा कि ये गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वो कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी। लेकिन वहां भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन पर भी न उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वो खींच उतरी तुम पर। चंदन ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना, ऐसे मत देखो। यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा। मैं यह भी समझ गई हूँ कि मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदन, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ भी मैं सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें यह भावना, ये उपासना न दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब। चंदन ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो, तो क्या कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच की स्नेह या पवित्रता, जो कुछ भी दिया है, उसे तुम उन्हीं सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती हो जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अच्छे स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों है। मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे वह सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूँ जो कभी घटे नहीं। जितना बांटो उतना बढ़े। इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा, तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसे लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बातें तो नहीं कहो। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिससे चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा से भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी पहचान सकूंगी, समझे। समझ गया पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पाँव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है। बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वो लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वो सब हम करते जाएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं, चंदन ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया।
और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वो खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वो चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो गए हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलती क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब क्या? देखो इनको। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े हो ऐसे? बात कर रहेंगे ऋषि मुनियों जैसी और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंद्र बाबू, बिनती ने हंसकर कहा। दीदी ने ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक। ऐसे ही इनका दिमाग ठीक रहेगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं। अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और उसकी सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूर्णों के एक दिन पहले ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़े ही आ रही हैं हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब दब कर रहना था। वो बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजिन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुपके से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने तो हम रो नहीं पाएंगे। और सुधा का गला रुक गया और आंखें छलछला आईं। छी सुधा, चंदन ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी का कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पार्टिकों में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है। मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, मम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा, चंदन ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या तुम? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया।
डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदन ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग लेके चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तू नहा ले शंकरी, फिर चाय ठंडा हो जाई है, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थीं क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थीं। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके भी नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदन ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं और यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरिस्तान है, हमारो धर्म बिगड़ी है यहाँ आई के। बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही ये शादी तय कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वो कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदन ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख के गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचानियो नहीं? पिछले साल तो मुन्नी के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह उसे देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वे उठकर चली गईं। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए, दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। ये तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबहिन कौन बहस हो गई है? तुम्हू काहे नहीं बहुरिया ले आओ थो? सुधी के अकेल मन ना लागी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वो सुधा के बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है।
सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई, उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं जब चंदर को याद थोड़े है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें करते रहें। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं हैं ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके हो आप। चंदर झेप गया, पाजी कहेंगी, बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था और अब तुमने और दीदी ने ही तो किया है मुझे बेशरम। हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी ही सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी है और हमारी ये बात आपको माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीति रस्म तो कायल है नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन में कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह करके दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। ये नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो ये कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा, तभी वो राजी हुआ है। इसीलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुबह से शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका सब काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ले ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक वो आए रहे जूताखोर, एक ठो कागज थमाए के चले गए और एक ये हैं। गहरी सांस लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में माला रखकर उसे चिमटा लिया। सुधा बाबा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं के इच्छानुसार विवाह कर देना चाहे, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाएगी। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बड़ियाँ और नौकर वगैरह का इंतजाम करके लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट में कर दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपनी पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वही माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसीलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश हैं इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अक्षर लिखे हैं जो गेसु ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदन ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा है ही, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता।
क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही दीदी, इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना भाई सुधा, चंदन ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा, और एक आंसू उसके गालों पर फिसल गया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए ही तो कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी! और ये माला सामने रख के क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी हैं कि बतलाऊं बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है ना चंदर तुमने? रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी थी, तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। तो ये माला सामने रखकर देख रही हैं कि इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है तुझे, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसू नहीं आई, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं मुझे। एक दफ़े उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों। या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदन ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते, सुधा बोली। देखो चंदन, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था? क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। मैं हमेशा कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल दी जाएगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर, और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम था कि हमारे सिर किसके कदमों पे झुके हुए हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदन ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फ़ायदा? आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा? तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों ने झगड़ा कर लिया था? चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पे चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी। जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियां बिछा दी गईं और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन, 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकालकर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतीले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा,
आपन लड़के बच्चे का बियाह कियो तो कतरनी अस जबान चलाए लियो, अबहिन हर काम में टांग काहे अड़ावा करत हो। तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सरोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भर दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाईं और सबसे अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी महाराजिन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती भी उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती। फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल दाल बिनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाकर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो तू इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजवाऊंगी और वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम। लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी, और वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वो बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती नहीं थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछलाते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर सुधा का साहस ना होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी नहीं किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस वैन ठीक कराने, पुलिस लाइन्स, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, समियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों का इंतजाम और न जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वो अपना सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं हो? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिंदी बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल। हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो, क्या करके आए हो चंदर? अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी। आज तो पैर जवाब दे रहे हैं साइकिल चलाते चलाते। पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदन ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से।